आदिकाल के अंतर्गत 3 प्रकार का साहित्य पढ़ना होता है। सबसे पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा वीरतापरक साहित्य जिसको रासो साहित्य कहते हैं, और तीसरा जिसे कि लौकिक साहित्य कहते हैं। उसी में हम पहला साहित्य पढ़ रहे हैं। पहले साहित्य का सबसे अंतिम खंड यानी धार्मिक साहित्य को पढ़ रहे हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने सिद्ध साहित्य की चर्चा की, नाथ साहित्य की चर्चा की। अब इसके बाद हम जैन साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। जैन साहित्य में भी हमने सबसे पहले कल वाले क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था कि जैन शब्द का मतलब जैन संबंधी परिचयात्मक और प्रवृत्तिगत सभी विशेषताएं। तो जैनों से रिलेटेड परिचयात्मक बातें और प्रवृत्तिगत बातें, इसको हमने नोट भी कर लिया था और समझ भी लिया था। इसके बाद फिर पढ़ना होता है जैन साहित्य के प्रमुख कवि ऑब्लिक रचनाएं। और इसी प्रमुख कवि ऑब्लिक रचनाओं में हमने सबसे पहले पढ़ा देवसेन को। देवसेन के बाद आचार्य हेमचंद्र को, अब आज अगला नाम, अब आप हेडिंग लगाएंगे इस क्रम में, शालिभद्र सूरि। नाम सुना है आपने? जी बताएं। तो हेडिंग आप लगा दें शालिभद्र सूरि और शुरू करते हैं लिखना समझना सारी बातें। अगले राइटर का नाम शालिभद्र सूरि। चलिए सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे और फिर हम रचना के बारे में इत्यादि। तो लिखिएगा कि समय 12वीं शताब्दी पूर्वार्ध। गुरु वज्रसेन सूरि। गुरु वज्रसेन सूरि। अन्य जीवन वृत्त अज्ञात। अन्य जीवन वृत्त अज्ञात। रचनाएं, रचनाओं में सबसे पहली रचना भारतेश्वर। भारतेश्वर, बाहुबली रास। दूसरी पंच पांडव चरितरास। दूसरी पंच पांडव चरितरास। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दें। नो सर, क्लियर है? चलिए ठीक। तीसरा बुद्धिरास। तो पहले तीनों रचनाओं को लिख लीजिए, फिर यहाँ पर एक छोटी हेडिंग लगाइए, भारतेश्वर बाहुबली रास। ऐसे भी आप लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि आप इसी के बारे में लिखने जा रहे हैं। और यहाँ पर चाहें तो इसका समय भी आप मेंशन कर दीजिए, 1184 ईस्वी लिखिएगा। कि इस ग्रंथ में
भारत क्या ये क्लास बड़ी हो सकती भारतेश्वर और बाहुबली। हाँ हाँ बोलिए। है? सर ये ना पूरी शो नहीं हुई, जैसे उनकी पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है ये आज क्लास में अपनी, वो इसका प्रोसीजर नहीं पता थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक जी। है। मैं ऐसे अच्छा मैं बात नहीं हाँ होगी। हाँ मैं समझ गया आपकी दिक्कत। आपके मोबाइल पे छोटी स्क्रीन में चल रहा होगा या फिर जी जी। किसी कोने में। ठीक है ठीक, मैं समझ गया। ठीक, बिल्कुल, पूछ लिया आपने। देखिए, दरअसल मैं पहले जब भी शुरू करता था तो यही चीज़ पहले बता देता था बच्चों को। देखिए, क्या करना होगा, आपके जिस भी मोबाइल के कोने में ये वीडियो चल रही है, मान लीजिए ये यहाँ पर चल रही है, तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है, कुछ देर तक दबाए रखना है। जैसे ही आप दबाए रखेंगे, जहाँ पर भी चल रही है, मान लीजिए इस कोने पर चल रही है, तो जहाँ पर ये वीडियो चल रही है वहाँ पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और एक ऑप्शन आएगा पिन का, PIN। जैसे ही जी आप सर। पिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही ये वीडियो आपके फुल मोबाइल स्क्रीन पर चलने लग जाएगी। ओके, थैंक यू सर। जी, करके देख लीजिएगा एक बार। जी जी। ठीक है, तो चलिए, जैन साहित्य के अंतर्गत हम शालिभद्र सूरी को पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 2 कवियों को हमने पढ़ लिया है और उन्हीं से रिलेटेड बात लिख रहे हैं। तो नीचे इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली नामक नामक दो भाइयों के परस्पर युद्ध के पश्चात, इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली नामक 2 भाइयों के परस्पर युद्ध के पश्चात विरक्ति का मतलब वैराग्य होता है, विरक्ति की कथा है। विरक्त की कथा है। लिखेगा कि यह 205 छंदों का एक खंड काव्य, यह 205 छंदों का एक खंड काव्य ग्रंथ है। यह 205 छंदों का एक खंड काव्य ग्रंथ है। ठीक है, खंड काव्य ग्रंथ है। तो कभी आ जाए कि निम्न में से कौन सी रचना खंड काव्य में, मैं बताऊंगा खंड काव्य। पहले भी हालांकि बता दिया है थोड़ी सी बात, अभी भी बता दूंगा। तो आप यहाँ ऊपर तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा के लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, हाँ, ठीक ठीक ठीक। यह 205 छंदों का एक खंड काव्य है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि इस ग्रंथ का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। इस ग्रंथ का संपादन मुनिजिन विजय ने किया था। अगला पॉइंट कि गणपति चंद्रगुप्त ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ एवं शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है।
यहीं पर नीचे एक पॉइंट लिखिए कि मुनिजिन विजय इस ग्रंथ को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। एक छोटा बॉक्स बनाइएगा यहीं पर नीचे। अब नीचे वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। बॉक्स का मतलब होता है कि एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, लेकिन जो भी चीज़ चल रही है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अलग अलग महत्व का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी में लिखिएगा एक छोटी हेडिंग, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। ठीक है, तो यहीं पर लिख लीजिए कि मुनिजिन विजय भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। अगला पॉइंट कि दशरथ ओझा रिपुदारण रास को, यहाँ पर रिपुदारण छोटा अगर दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। दशरथ ओझा रिपुदारण रास। दशरथ ओझा रिपुदारण रास ब्रैकेट में 905 ईस्वी को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। प्रथम ग्रंथ मानते हैं। लिखिएगा कि आज सर्वमान्य रूप से उपदेश रसायन रास को आज सर्वमान्य रूप से उपदेश रसायन रास अंडरलाइन उपदेश रसायन रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसी में अगला एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि पंच पांडव चरितरास को जो इन्हीं का ग्रंथ है, पंच पांडव चरितरास को ऐतिहासिक रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है।
बॉक्स बंद कर दीजिएगा। पहले इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, तो फिर हम आगे बात करेंगे। नोट कर लिया है आपने? जी सर। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, शालिभद्र सूरी के बारे में अगर बात करें तो शालिभद्र सूरी का वैसे कोई जीवन वृत्त प्राप्त नहीं होता लिखित रूप में, लेकिन जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, साथ साथ में जो उनके गुरु हैं, इन दोनों चीज़ों से अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि इनका समय 12वीं शताब्दी के आसपास का है, और वो भी 12वीं शताब्दी में पूर्वार्ध मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये 100 वर्ष की रेखा है तो इसका मध्य 50 से पहले पूर्वार्ध होता है और 50 के बाद उत्तरार्ध होता है। तो 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कह रहे हैं, मतलब जन्म इनका 1150 के पहले का है जन्म, और रचना काल या लेखन काल जो है वो 1184 के आसपास का है, जो भी आपने देखा है भारतेश्वर बाहुबली राज के संदर्भ में। जीवन से रिलेटेड अन्य बातें अज्ञात हैं, इसीलिए कहा गया कि जीवन वृत्त अज्ञात है। लेकिन हाँ, गुरु का नाम मिलता है, गुरु का नाम वज्रसेन सूरी है। ये वही वज्रसेन सूरी हैं जिन्होंने शालिभद्र सूरी से पहले अयोध्या के निवासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ पैदा 2 बड़े ही प्रतापी पुत्रों की कथा, जिसको भारतेश्वर और बाहुबली नाम से जानते हैं, उनकी कथा को पहले ही कह चुके थे। शालिभद्र सूरी से लगभग 22 वर्ष पहले 1162 ईस्वी में ही इनके गुरु वज्रसेन सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली धीर रास नामक ग्रंथ लिखा था। ये वही ग्रंथ है जिसको हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी का पहला ग्रंथ और वज्रसेन सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। उन्हीं के शिष्य थे ये शालिभद्र सूरी। लेकिन गुरु के द्वारा लिखी गई जो रचना थी वो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाई, चाहे उसमें भाषिक कारण रहा हो, चाहे वो कथ्य का कारण रहा हो, विषय वस्तु का कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, वो रचना उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन से पहले मधुज्वाल नाम से सुमित्रानंदन पंत ने अनुवाद किया था मधुशाला का। उससे पहले मैथिली शरण गुप्त ने जो है उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया था, लेकिन वो उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई जितना 1935 में जब हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी, और वही उमर खयाम की रुबाइयाँ इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि कम लोग, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी तो जानता है, बाहरी कम लोग ये जान पाते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने ये किसी की रचना को देख करके एक भावानुवाद किया हुआ है। लोगों को लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल रचा हुआ है, लेकिन उनसे पहले 3 लोगों ने और प्रयास किया, लेकिन वो उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो दिमाग और हाथ की बात होती है भाई। जिसमें जितनी अच्छी कला, जिसमें जितनी अच्छी रमणीयता, लालित्य बन पड़ा, उसकी रचना उतनी ही लोकप्रिय हो गई। गुरु ने कथा लिखी भारतेश्वर बाहुबली धीर रास, वो उतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई 1162 ईस्वी में। लेकिन 22 वर्ष बाद
उनके शिष्य शालिभद्र सूरि ने उसी कथा को फिर से भारतेश्वर बाहुबली रास नाम से लिखा, और वो कथा इतनी लोकप्रिय हुई कि वो आज तक न केवल पढ़ाई जाती है बल्कि गणपति चंद्रगुप्त जैसा साहित्य इतिहासकार, जिसने कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ 1965 में लिखा, उन्होंने उस साहित्य इतिहास ग्रंथ में कहा कि ये ग्रंथ हिंदी का पहला ग्रंथ है, भारतेश्वर बाहुबली रास, और शालिभद्र सूरि हिंदी के पहले कवि हैं। तो आप समझ सकते हैं उस रचना का कद कैसा रहा होगा, मतलब रचना कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। तो वज्रसेन सूरि तो इनके गुरु थे। इतनी ही बात इनके जीवन के बारे में पता चल पाती है, बाकी चीज़ें हमें इनके रचना से पता चलती है। तो रचना के रूप में इनकी 3 रचनाएं, एक भारतेश्वर बाहुबली रास, दूसरी पंच पांडव चरितरास, और तीसरी बुद्धिरास। तीसरी बस इनके नाम से प्रचलित कर दी गई है, मिलती नहीं आज। जो 2 रचनाएं प्राप्त हो पाती इनके नाम से वो यही 2 हैं, और इन्हीं दोनों से ही इनके समय का अंदाज़ा लग पाता है, वज्रसेन सूरि से इनका संबंध पता चल पाता है, आदि आदि बातें। तो भारतेश्वर बाहुबली रास का जो समय है वो 1184 का है, और गुरुजी ने इनके जो लिखा था भारतेश्वर बाहुबली धीर रास, वो 1162 में लिखवा दूंगा, आगे आएगी ये रचना। अन्य ग्रंथों को, अभी तो हम मुख्य ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, फिर अन्य ग्रंथों में नाम आएगा इनका। तो 1184 ईस्वी में लिखा इन्होंने पंच पांडव चरितरास। इसके बारे में कोई बात बहुत उपलब्ध नहीं हो पाती, बस केवल नाम मिल जाता है। भारतेश्वर बाहुबली रास में क्या बात है, क्यों ये ग्रंथ आज इतना ज़्यादा पॉपुलर है? सबसे पहली बात, अगर इस ग्रंथ की बनावट को देखें तो ये ग्रंथ एक चरित प्रधान खंड काव्य है। चरित प्रधान खंड काव्य, खंड काव्य हम कहते हैं उस कथात्मक काव्य को। कथात्मक काव्य का मतलब एक ऐसी रचना जिसके जो हो तो कविता, लेकिन उस कविता के केंद्र में कोई न कोई कथा हो। प्रबंध काव्य के 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। दोनों में काव्य शब्द लगा है, यानी दोनों ही कविता होती हैं। दोनों में रस, छंद, अलंकार, इन चीज़ों की सबसे उत्तम योजना होती है, लेकिन साथ साथ में दोनों ही रचनाओं में कथा होती है। महाकाव्य में जो कथा होती है वो शुरू से लेकर के अंत तक, यानी जीवन का पूरा अंश होता है उसमें, लेकिन जो खंड काव्य होता है उसमें जीवन का कोई एक ही अंश होता है। ये वही अंतर है जो उपन्यास और कहानी का है। उपन्यास में जीवन का पूरा अंश होता है, कहानी में जीवन का एक अंश होता है। तो खंड काव्य कहानी जैसा होता है, जिसमें कि जीवन का कोई एक अंश, मान लीजिए अगर रामचरितमानस, जिसको कि हम एक महाकाव्य कहते हैं, जिसमें कि राम की कथा को शुरू से लेकर के अंत तक बताया गया है, सर्गों में है, मंगलाचरण है, सज्जन स्तुति, दुर्जन निंदा। मैं महाकाव्य के लक्षण पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, वहाँ पर पूरा जो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कुल 10 लक्षण वगैरह दिए गए हैं, सारी बात होगी। लेकिन यहाँ पर अभी काम चलाने भर की बात। तो अगर आप सुंदरकांड की कथा को निकाल देते हैं मानस में से और अलग से अगर उसको एक किताब बना दें, तो सुंदरकांड को महाकाव्य नहीं कहा जाएगा, वो एक खंड काव्य है। वो राम के जीवन का एक हिस्सा है, हिस्सा मात्र है, तो उसे हम क्या कहेंगे? खंड काव्य। ऐसे ही ये रचना खंड काव्य है, खंड काव्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस रचना में कुल 205 छंद हैं, 205 छंदों में लिखी गई ये रचना है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रचना का संपादन, मतलब फिर से इसका प्रकाशन मुनि जिन विजय ने करवाया था। ये भी परीक्षा का प्रश्न है। सर जी मेरा, हाँ बताइए। मेरे से जानना था कि जो सुंदरकांड है, हाँ हाँ जी राम, हाँ जी सर, उसमें भगवान राम के जीवन के कौन सा खंड का चित्रित होगा? हाँ क्या होगा? जीवन का ऐसा कौन सा, मतलब जैसे भगवान श्री राम जी के सुंदरकांड में कौन सा, मतलब जीवन का कौन सा हिस्सा, मतलब हम कह सकते हैं? अच्छा ठीक ठीक, मैं बताता। हाँ जी चलिए ठीक। एक तो 2 टिप्पणियाँ करूँगा। एक तो ये कि जैसे मैं समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ क्लास के मध्य में, तो प्रश्न जैसे अगर लिखवा रहा हूँ तो पूछूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने से क्या होता है, रिदम टूटती है।
दूसरी बात है, क्वेश्चन को रखें क्लास के अंत में, जो डाउट सेशन होता है जहाँ पर हम डिटेल से बात करते हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो खैर मैं बता देता हूँ उसको, उसमें किस खंड का वर्णन है। सुंदरकांड मानस का 5वां कांड है। मानस में कुल 7 कांड है, 5वां कांड है। शांतम शाश्वतम प्रमेय नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिसम वेदांत वेव्यम विभुम, ये यहीं से शुरू होता है पूरा का पूरा सुंदरकांड। और सुंदरकांड बिल्कुल अंत होता है जहाँ पर कि वो दोहा है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, सब सुमिरत सिद्ध होई गणनायक, नहीं ये नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिए, तो बालकांड का है। तो यहीं से मतलब मूलतः सुंदरकांड में जो कथा है वो ये है कि हनुमान जी जो हैं वो समुद्र लांघ करके जाते हैं लंका। लंका जा कर के सीता जी से मिलते हैं। पहले तो विभीषण से भेंट होती है, फिर सीता जी से मिलते हैं। उसी समय रावण सीता जी को धमका रहा होता है। उनके मन में एक प्रतिशोध की भावना जग जाती है, बदला लेने की। और जब वो चला जाता है तो वो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, तो उन्हीं से मांगती हैं कि कुछ जो है एकाध अगर कहीं से अवनी ना आवत एक अवतार की, अगर कहीं थोड़ी सी आग मिल जाती तो बस जो है जीवन लीला समाप्त कर लेती है रोज़ रोज़ का। कहता है कि मास दिवस बीते मोही मारे हूँ निश्चर पोच, कि 1 महीने बाद अगर तुमने स्वीकार नहीं कर लिया मुझे तो मैं मार दूँगा तुम्हें। इन्हीं सब चीज़ों में उधेड़ बुन में होती हैं। हनुमान जी सामने आते हैं, मुद्रिका देते हैं जो राम की के द्वारा दी गई होती है। तब उन्हें विश्वास होता है कि माया ते असिरची नहीं जाएगी, कि माया से तो ये मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि वो हनुमान को अजर अमर गुण निधि सुत हो, कि अजर अमर हो जाओ तुम, ये बात कहती हैं। और जैसे ही कहती हैं वो कहते हैं कि मातु मोहि लागी अति भूखा, मुझे अत्यधिक भूख लगी है, कहो तो मैं चला जाऊं यही जो है अशोक वाटिका को। ठीक है, तो अशोक वाटिका में जाते हैं, फल खाते हैं, अक्षय कुमार को मारते हैं, मेघनाद आता है। और अंत में ये कथा कहाँ तक जाती है, वो जहाँ पर कि ये इसी की लाइन है, ढोल गंवार इसी कांड में है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सबसे अंत में। और जी ये इसी कि मैं पढ़ाऊँगा जब मानस, तब जब आएगी बात राम भक्ति धारा की तब, ठीक है। पता नहीं चलता कि इसमें क्या है। हाँ, और उसमें वही पुल का निर्माण होना शुरू हो जाता है और यहीं तक की कथा है उसमें, ठीक है। तो देखिए भाई, भारतेश्वर बाहुबली रास की बात कर लेते हैं। ये मुनि जिन विजय के द्वारा संपादित है। क्या है इस ग्रंथ में, इसकी बात कर लेते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास में मूलतः अयोध्या के एक राजा होते हैं जिनका नाम ऋषभ जिनेश्वर होता है। 2 विवाह करते हैं, एक सुनंदा से और एक सुमंगला से। सुनंदा से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम भारतेश्वर होता है, और जो सुमंगला से पुत्र पैदा होता है उसका नाम बाहुबली होता है। और दोनों का प्रेम आपस में बहुत होता है शुरुआती दौर में। जब दोनों बड़े होने लगते हैं तो ऋषभ जिनेश्वर को ये लगता है कि बच्चों के बीच में विवाद ना हो, तो एक क्षेत्र जो अयोध्या का मेन क्षेत्र है, चूँकि भारतेश्वर बड़े हैं तो उनको दे देते हैं, और एक कौशल का अन्य क्षेत्र जो है वो बाहुबली को दे देते हैं। दोनों सुखपूर्वक अपना राज्य करते हैं। इधर भारतेश्वर के मन में एक विश्व दिग्विजय का ख्याल आता है कि मैं बहुत ही बहादुर राजा हूँ और मैं सभी को जीत सकता हूँ, तो क्यों न एक अश्वमेध यज्ञ करूँ। वो इस तरीके का एक राजसूय यज्ञ करने का प्रण करता है, और उस प्रण में वो सफल भी रहता है। चौतरफा के राजा कई कुछ युद्ध करके, कुछ बिना युद्ध के ही उसकी सत्ता को मान लेते हैं। घोड़ा दौड़ता हुआ कौशल के क्षेत्र में घुसता है बाहुबली के यहाँ। बाहुबली से तो वो तो जानता है भारतेश्वर की, तो मेरा छोटा भाई है, शुरू से ही स्नेह रहा है, मान जाएगा मेरी बात को। उसने कहा कि इसमें अधिकार दिखाने की क्या बात है। उसने भारतेश्वर ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम मान लो मेरी सत्ता को। कहा नहीं, ये तो बात गलत है, ये कैसे मान लें, आप बड़े भाई हैं, स्नेह बस आपका सब कुछ है, आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, स्वीकार है मुझे। लेकिन अब ये कहिए कि आप मेरी दास्ता मान लीजिए, आप
इस तरीके की बातें कहने लग जाइए जो कि बिल्कुल अप्रगतिशील हैं, जो आपको शोभा नहीं देती हैं, तो आपकी दृष्टि खोलना मेरा कर्तव्य है। लीजिए साहब, बात अटक गई यहीं पर। कहा कि या तो मेरी अधीनता को मानो, मेरी शक्ति को मानो, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। उसने कहा कि अगर आपकी दृष्टि खोलने के लिए युद्ध करना भी पड़ेगा तो युद्ध होगा फिर। और 3 वर्ष तक युद्ध होता है, लगातार युद्ध चलता है, केवल और केवल भारतेश्वर के अहम भाव को पुष्ट करने के लिए। और अंततः आए दिन के मारकाट से ये बात समझ में आ जाती है भारतेश्वर को कि ये जीवन निरा मिथ्या है। यहाँ पर केवल और केवल वैमनस्यता से, आपसी द्वेष से केवल और केवल पतन हो सकता है, अशांति मिल सकती है, अराजकता पैदा हो सकती है, जीवन का मूल सार नहीं मिल सकता। और यही बात अंत में बाहुबली उसको समझाना चाहता है। लड़ते लड़ते दोनों में विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि रचना जैन साहित्य की है तो जैनिज़्म का प्रभाव आएगा ही आएगा। जैन क्या कहते हैं, जैनिज़्म क्या कहता है? जैनिज़्म बात मूलतः वही 5 जो उसके आर्य सत्य हैं उन्हीं की बात करेगा। वो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। जीवन में मूलतः आपको शांति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, आपको अहिंसा नहीं करनी है। तो हिंसा करके क्या मिलता है और अहिंसा पर क्या होता है? हिंसा से आदमी अंततः अहिंसा पर ही शिफ्ट होता है। यही बताती हुई ये कथा है कि जिसमें सब कुछ दुनिया के सर्व पदार्थ को चाह लेने की चाह थी, अंत में वही राजा सब कुछ छोड़ करके सब कुछ छोड़ देता है भारतेश्वर, और अपने भाई बाहुबली को लेकर के हिमालय की तरफ प्रयाण कर जाता है। और बहुत पश्चाताप करता है कि अनायास उसने अपना दंभ और अपने अधिकारिता के भाव को केवल पुष्ट करने के लिए इतना रक्त बहाया, इतनी अशांति पैदा की। यानी दिखाया गया है कि सांसारिकता से किस तरह से जैनिज़्म, सांसारिकता में किस तरीके से जैनिज़्म हावी है या जैनिज़्म का प्रभाव ज़्यादा है, और कैसे अंततः मुक्ति जैनिज़्म से ही मिलती है। चाहे आप कितने ही बड़े राजसूय यज्ञ करके विश्व विजयी राजा क्यों न हो जाएं, आपको वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। वास्तविक शांति तभी मिलेगी जब आप जैन धर्म की शिक्षाओं की शरण में जाएंगे। मूलतः जैनिज़्म के प्रभाव को एक जो विश्व दिग्विजयी राजा है उसके संदर्भ से दिखाने की कथा है ये। तो मूलतः कथा यही है, और बता ही दिया कि इसको पहला हिंदी का ग्रंथ माना गया है। हिंदी का पहला रास ग्रंथ भी मुनि जिनविजय ने कहा है। अब रास ग्रंथ वाली बात आई है तो एक टिप्पणी कर दूं यहाँ पर कि जो रास परंपरा का ग्रंथ है, रास शब्द क्या है इसकी बात रासों में होगी डिटेल से, तो इसीलिए थोड़ी सी बात पहले भी बता दिया है, लेकिन डिटेल से रास के बारे में बात होगी जो अभी रासों का विधारा शुरू होगी। तो अब देखिए, रास परंपरा में मुनि जिनविजय ने कहा कि पहला ग्रंथ जो है कौन है? भारतेश्वर बाहुबली रास है। भारतेश्वर बाहुबली रास को बिल्कुल मान लिया जाता, लेकिन अगर इससे पहले उपदेश रसायन रास न आ जाता, 12वीं शताब्दी का ग्रंथ जिन धर्मसूरी के द्वारा लिखा हुआ, पढ़ा दिया है मैंने आपको उपदेश रसायन रास के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें, जितना उपलब्ध है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये ग्रंथ उससे काफ़ी बाद का है, 1184। तो इसीलिए इस ग्रंथ को बाद का होने के कारण पहला ग्रंथ नहीं माना जाता। दशरथ ओझा हिंदी नाटक का उद्भव और विकास जैसी प्रसिद्ध किताब उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि रिपुदारण रास हिंदी का पहला रास परंपरा का ग्रंथ है। लेकिन 905 ईस्वी का ये ग्रंथ तो है, लेकिन आज तक इसके राइटर तक का नाम नहीं पता चल पाया, यानी आज तक ये ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है। जब ये उपलब्ध ही नहीं है तो फिर इसको मान लेना कितना उचित है, ये तो आप सोच सकते हैं। जब उपलब्ध ही नहीं है, जब इसके राइटर का ही नाम नहीं पता है। तीसरे नंबर पर हमने उपदेश रसायन रास भी अपभ्रंश में पढ़ रखा है, उपदेश रसायन रास। और उससे पहले का और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं देखेंगे जिसके नाम में रास लगा है। तो उपदेश रसायन रास पहला ऐसा ग्रंथ प्राप्त होता है हिंदी में जिसके नाम में रास लगा हुआ है, जो कि भारतेश्वर बाहुबली रास से पहले का है। और इसीलिए आज हिंदी जगत के ज़्यादातर विद्वान उपदेश रसायन रास को हिंदी का पहला रास परंपरा का ग्रंथ मानते हैं, और आज यही मान्य है। हाँ, इन ग्रंथों में ज़्यादातर बातें
कैसी की गई हैं? जैन प्रभावो वृद्धि की, जैन धर्म की वृद्धि कैसे की जाए, जैन धर्म के उपदेशों को ज़्यादा फैलाया कैसे जाए, प्रचार प्रसार उसका कैसे हो, उसी की बात की गई है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास परंपरा का ग्रंथ, ऐतिहासिक रास परंपरा का मतलब जिसमें कि जिसके नाम में रास भी लगा हो और जिसमें किसी इतिहास के बहुत पुराने पक्ष की बात कही गई हो। पौराणिक काल की बात है। पंच पांडव, 5 पांडवों की कथा है इसमें, महाभारत की कथा, और महाभारत के बाद जो विरक्ति पैदा होती है और सब हिमालय की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, तो अंत में दिखाया गया है कि उतने बड़े महाभारत से न किसी को इंद्रप्रस्थ मिला, न किसी को कुरुक्षेत्र मिला, मतलब कुरु का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो वो अलग है, कुरु जो कौरव, जो कुरु साम्राज्य था वो भी किसी को नहीं मिला। अंततः लोगों को शांति तभी मिली जब वो हिमालय की तरफ गए और उन्होंने अपने जीवन का प्रयाण किया। तो तब फिर पंच पांडव चरित्रास को वहाँ पर 5 पांडवों के निर्माण के माध्यम से ये दिखाया गया है कि अंततः जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं वो किस तरीके से अन्य वैदिक धर्म या सांसारिक जो माया की जो मान्यता है उससे किस तरीके से ज़्यादा बेहतर है, यही बात दिखाई गई, यही बात बताई गई। तो इसको हिंदी साहित्य का पहला हम ऐतिहासिक रास ग्रंथ मानते हैं। बुद्धि रास प्राप्त ही नहीं होता तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं। ठीक है, कंप्लीट हो गई बात। चले अब हम अगला नाम लिखें इसमें। जी, समझ में आ गया? चलिए भाई, अगली हेडिंग लगाइए आप। मेरुतुंग। सालिभद्र सूरी कंप्लीट हुए, अंतिम बड़ा नाम है। इसके बाद हम केवल अन्य कवियों को लिखेंगे और समाप्त करेंगे। मेरुतुंग। मेरुतुंग लिखिएगा कि रचना काल 14वीं शताब्दी, जीवन वृत्त अज्ञात। लिखिएगा कि प्रसिद्ध रचना प्रबंध चिंतामणि, बहुत परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना प्रबंध चिंतामणि। एक हेडिंग लगा दीजिए। प्रबंध चिंतामणि। समय लिखिए 1361 संवत या 1304 ईस्वी। लिखेगा कि इस ग्रंथ में सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र, राजा मुंज कौमा राजा भोज आदि की संक्षिप्त कथाएं वर्णित हैं। कथाएं
संक्षिप्त कथाएं वर्णित हैं। आदि की संक्षिप्त कथाएं वर्णित हैं। लिखिएगा कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा मालवा नरेश, राजा मुंज एवं तैलप नरेश। ये पूछा हुआ प्रश्न है। तैलप नरेश की बहन मृणालवती। खूब पूछा जाता है कि मृणालवती किस रचना की पात्र, मतलब किस रचना से संबंधित पात्र है। कि बहन मृणालवती, तैलप नरेश की बहन मृणालवती की असफल प्रेम कथा है। कि असफल प्रेम कथा है। लिखिएगा। अगला पॉइंट कि इस रचना में दूहा विद्या का कर लीजिए। दूहा विद्या का प्रयोग करने वाले दो चारणों की कथा भी वर्णित है। प्रश्न पूछा हुआ है कि दूहा विद्या का संबंध किस ग्रंथ से है। तो ध्यान रखिएगा, दूहा विद्या प्रबंध चिंतामणि के अंतर्गत प्रयोग किया गया टर्म है। अगला पॉइंट कि इस ग्रंथ में वीर, नीति, श्रृंगार तीनों से संबंधित दोहे कहे गए हैं। तीनों से संबंधित दोहे कहे गए हैं। हेड लाइएगा प्रसिद्ध पंक्तियाँ। ये नीचे वाला नोट कर लिया है आपने, मिटा दूँ? हेडिंग लाएं प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ। ये जो मटेरियल आपने भिजवाया है इसमें है ये पंक्तियाँ? जी बिल्कुल, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ। रुकिए, पहले आप इसे नोट ही कर लीजिए, आगे मैं उसको वहीं पर अब सभी को साथ में ही दिखाना बताना होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो तब तक आप नोट ही कर लीजिए। तो आप उसमें ढूंढेंगे तो जो भाषा और साहित्य वाला है उसमें आपको मिल जाएगा। साथ में जो शुक्ल जी के साहित्य इतिहास, ठीक है उसमें। तो चलिए पहली लाइन लिखिए कि मुंज भणई मुड़ालवई। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जुब्बन गयऊ न झूरी। मुंज भणई मुड़ालवई जुब्बन गयऊ न झूरी। जो सक्के सियथंड जो सक्के से खंड थी। घबराइएगा मत इन लाइनों से, ये लाइनें इंपॉर्टेंट भी हैं और इनका अर्थ भी आपको बता दिया जाएगा। जो सक्के
सैखंड थी, सैखंड थी, सो इस मीठी चूरी, सो इस मीठी चूरी। अगला लिखिएगा कि तिखा तुरीय न मारियाँ, तिखा तुरीय, तिखा तुरीय न मारियाँ, गोरी गलियन लगू, गोरी गली न लगू। चौथी लाइन लिखिएगा, भोली बुद्धिमा गब्बू करी, भोली बुद्धिमा भोली बुद्धिमा गब्बू करी, पिखिव पुडगू पाए, पिखिव पुडगू पाई। घबराइएगा मत लाइनों से, आपके लिए ही है और आपके ही साहित्य के इतिहास में दी हुई हैं, वहीं से सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, एक मिनट रुकिए। और जामति पच्छई संपजई, जामति पच्छई संपजई, जामति पच्छई संपजई, सामति पहली होई। नीति परक लाइन है, सामति पहली हुई। ठीक है, तो आप पांचों लाइनें आप नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लिया आपने? हाँ जी। ठीक है, देखिए भाई, मेरुतुंग के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी बात मेरुतुंग से संबंधित समझते हैं। मैं लाइनें नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसके अर्थ बताने हैं आपको, तो मैं वहीं ऊपर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए देखिए। मेरुतुंग का जो समय है, दरअसल सही मामले में कहा जाए तो वो 14वीं शताब्दी के आसपास का इनका रचना काल है। तो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय में रहे होंगे, क्योंकि जीवन से रिलेटेड और कोई बात मिल नहीं पाती है इनके, केवल और केवल रचना से संबंधित कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ, कुछ कथा वगैरह प्राप्त हो पाती हैं। जैन आचार्य थे और जैन आचार्य होने के कारण ही आप देखेंगे कि उस रचना में नीतिपरक भी बातें हैं। और चूँकि रास लिखने की एक बड़ी परंपरा जैन कवियों ने तो शुरू कर दी थी, तो इसीलिए श्रृंगार परक बातें भी देखने को मिलती हैं। और राजाओं की कथा है,
इसलिए उसमें वीरतापरक भाव भी देखने को मिलता है। तो मूलतः जैन साहित्य में जो आदिकाल के अंतर्गत लिखा गया, उसमें ज़्यादातर आप तीनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनमें देखने को आपको मिलेंगी। जैसे शब्दानुशासन में दिखाया था मैंने आपको कि तीनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जिस बात के लिए मेरतुंग को जाना जाता है, जिससे संबंधित बातें उपलब्ध हैं मेरतुंग से रिलेटेड, तो वो है इनका ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है अपने समय का, और इसका जो समय है वो 1361 संवत, और इसमें 57 वर्ष अगर आप माइनस कर देते हैं तो ईस्वी में बदल जाता है, यानी 1304 ईस्वी के आसपास लिखा हुआ ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्या कारण है इस ग्रंथ के इतना ज़्यादा लोकप्रिय होने का? अलग से बच्चन सिंह ने इसके ऊपर एक जो है क्या कहते हैं, एक अलग से पेज खर्च किया है, कम से कम आधा पौना पेज। अन्य बड़े लोग हैं उनके ऊपर नहीं खर्च है। शुक्ल जी ने भी लगभग आधा से पौना पेज खर्च किया है उनके ऊपर। तो कारण क्या है, किस बात के लिए इस ग्रंथ को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है? उसका कारण ये है कि ये ग्रंथ अपने समय के कवियों की, राजाओं की मनोवृत्ति, स्वभाव को बताने के लिए उनकी कथाओं को संकलित करता है, और साथ साथ में उस समय की जो लेखन या रचना प्रक्रिया है उसको भी बताने का प्रयास करता है, दोनों बातें करता है। इसीलिए ये ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चन जी ने तो लिख दिया था, उनकी अगर उन्हीं की बात मैं पढ़ूं तो बच्चन जी ने लिखा है कि इसमें अनेक ऐतिहासिक कथा प्रबंध हैं। सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि के इतिवृत्त इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि उनसे ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है, यानी ऐतिहासिकता का भी पक्ष इतिहास लेखन के लिए भी एक स्रोत ग्रंथ के रूप में कार्य करने वाला, मतलब सामग्री ली जा सकती है इस ग्रंथ से। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ ये है। एक बात उन्होंने लिखा है कि इसको संस्कृत में उन्होंने लिखा था, लेकिन बाद में इसके ऊपर डॉक्टर नगेंद्र और तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो है मूलतः अपभ्रंश में लिखा हुआ है, और अपभ्रंश के अंतर्गत मान्य है कि अपभ्रंश के न केवल अपभ्रंश की भाषा में लिखा है बल्कि अपभ्रंश के छंद इसमें है। और अपभ्रंश का सबसे प्रमुख छंद कौन सा है बताइए, पढ़ाया आप लोगों को। सबसे प्रसिद्ध छंद अपभ्रंश का कौन है? अपभ्रंश का अपना छंद किसे कहा जाता है बताइए? दोहा या दोहा? जी बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल, दोहा या दूहा, दोहा या दूहा। तो दोहा या दूहा का सर्वाधिक प्रयोग अगर आप देखेंगे अपभ्रंश के किसी ग्रंथ में तो आपको प्रबंध चिंतामणि ही उसमें मिलेगा, और इसीलिए इसको दूहा विद्या का ग्रंथ भी कहते हैं। दूहा विद्या में शास्त्रार्थ करने वाले दो चारणों की कथा भी है इसमें, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन मूल बात जो कथा इसकी सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ से प्रश्न आता है, वो है राजा मुंज की कथा। राजा मुंज राजा भोज के चाचा थे, मालवा के राजा थे, और अकूत संपदा ईश्वर ने तो उन्हें दिया ही था, साथ साथ में शौर्य भी अच्छा खासा था। आसपास के राजा डरा करते थे, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही मात्रा में विलासिता भी थी उनमें। ये बात उनके लिए प्रसिद्ध थी कि उनके पास एक तीव्रगामी ऊँट हुआ करता था, जिससे कि जो कि एक रात में 30 कोस तक चला जाता था और चला आता था, यानी लगभग वो 180 किलोमीटर की यात्रा कर लेता था, जाना आना मिला करके। और इस कारण से वो राजा, जिसका नाम मुंज है, वो किसी दूर देश की किसी भी गणिका से, राजकुमारी से मिल करके वो रात में ही चला आता था। कहते हैं कि एक बार की बात है, ऐसे ही मुंज कहीं से मिल करके आ रहा था किसी राजकुमारी से, और जो बगल का राज्य था तैलप, मालवा के बगल का राज्य तैलप था, उसी राज्य से होकर गुजर रहा था कि कई सारे सैनिकों ने घेर करके उसे पकड़ लिया। जब पता चला कि अरे ये मुंज है, ये तो बहुत बड़ी मछली हाथ लग गई, तो उस देश का राजा आनंद फानन में मुंज को भागसी में डलवा दिया। भागसी कहते थे कुएं जैसी एक गहरी सुरंग को, एक गहरी अंधेरी सुरंग कुएं जैसी, जो ज़मीन के नीचे खोद दी जाती थी, और जिसमें आदमी को डाल दीजिए, आदमी की आवाज़ तक बाहर आना बड़ी मुश्किल हो जाती थी। उसी भागसी में डाल दिया गया। अब मुंज जो है दिन भर उसी में पड़ा रहता, रोता रहता,
मुंज ने मतलब इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि झाली टुट्टी किम न मुँह, किम न हुए छरपुंज, कि झाली टुट्टी क्यों न मुँह, कि क्यों नहीं मैं आग के किसी एक पुंज में जल करके मर गया, क्यों न हुए छरपुंज, और क्यों नहीं किसी तरीके से अजीर्ण हो करके, किसी तरीके से देह का क्षरण करके मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गया। आज क्यों मैं बंधे हुए बंदर जैसा एक सुरंग में फंसा हुआ हूँ और मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, कोई जान नहीं रहा है कि मैं कौन मुंज हूँ। कहते हैं कि वो दिन रात रोता था, चिल्लाता था, उसकी आवाज़ जब वो ज़ोर से रुदन करता था, चिल्लाता था, तो उसकी आवाज़ एक दिन तैलप नरेश की बहन, जो बच्चन जी ने लिखा है कि अधेड़ उम्र की थी, जिसका विवाह नहीं हुआ था, जिसका नाम मृणालवती था, उसने सुना। और रात को आई उसकी भागसी के पास। जैसे उसने पूछा, उसको बड़ी तसल्ली मिली कि चलिए भाई कोई तो है जो कि मेरी बात को सुना। वो उसको रोज़ खाना वगैरह ले आती, दे जाती, बैठ करके उसी भागसी के किनारे बातचीत करती। इधर ये बात धीरे धीरे फैल गई कि मुंज जो है वो तैलप नरेश की भागसी में बंद है। उस भागसी का पता भी भोज ने लगवा लिया, सुरंग खोद करके वहाँ तक पहुँच भी गए। तैलप जब निकलना था उसको, क्या कहते हैं, मुंज को, तो मुंज उसके प्रेम में पड़ गया। मृणालवती को उससे प्रेम हो गया और उसको भी। कहते हैं कि मृणालवती ने सोचा कि ये कहीं भाग न जाए, इसीलिए उसने उसकी उस योजना को अंत में अपने भाई से बता दिया। उसके भाई ने उसको भागसी से निकलवा करके और सरेआम उसके हाथ पैर में बड़ी बड़ी बेड़ियाँ और वजनीदार लकड़ी के बोटे डाल करके उसको छोड़ दिया। और कहते हैं कि अंत में भिक्षा मांगते हुए मुंज की मृत्यु हो गई। तो इतने बड़े राजा का इस तरीके से अवसान होना इस ग्रंथ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा के तौर पर उसे वर्णित किया गया है। इसमें कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि पहली लाइन है, मुंज भणई मुड़ालोई जुब्बण गयो न झूरी, कि एक बार कहते हैं कि मृणालवती कहती है उससे कि अरे मुंज, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता, तुम कितने विलासी राजा रहे हो अपने समय के, तुमसे कोई कैसे प्रेम कर ले, मैं कैसे तुमसे प्रेम कर लूँ, तुम तो जैसे बाहर निकलोगे फिर तुम मुझे भूल जाओगे, तुम्हें तो रोज़ जो है 9 सुंदरियाँ मिलेंगी, मेरे जो है सौंदर्य में तुम्हें क्या मिलेगा। तो कहता है कि मुंज भणई मुड़ालवई, कि मुंज कहता है, भणई कहता है, मुड़ालवई मृणालवती सुनो, जुब्बण गयो न झूरी, कि यौवन गयो न झूरी का मतलब कि यौवन भले से, झूरी का मतलब सूख जाए, चला जाए, लेकिन जुब्बण गयो का मतलब यहाँ पे कि यौवन का चला जाना, उसका न रहना, सूख जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब प्रेम मर जाए। प्रेम का यौवन से कुछ लेना देना नहीं होता। वही आगे की लाइन कहता है कि जो सह सक्के खंड थी सो इस मीठी चूरी, कहा प्रेम यौवन से कोई संबंध नहीं रखता, प्रेम तो शक्कर के उस मिठास के बराबर है जो सक्के, सक्के का मतलब शक्कर, सह खंड थी, जिसके कई टुकड़े अगर कर दीजिए, सैकड़ों टुकड़े कर दीजिए अगर, फिर भी उसके हर टुकड़े में मिठास बरकरार रहती है। ऐसे ही यौवन चले जाने के बाद भी जिससे प्रेम रहता है उससे प्रेम सदैव बना रहता है। तो इसीलिए तुम ऐसा बिल्कुल अपने मन में मत सोचो कि मैं बाहर निकल करके चला जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे प्रेम को भूल जाऊंगा। जैसे शक्कर के जितने टुकड़े हो जाएं फिर भी मिठास बनी रहती है, वैसे ही कोई कितना दूर चला जाए, यौवन उसका यौवन न रह जाए, फिर भी उनके बीच में प्रेम बना रहता है। एक लाइन एक बार पूछा था मृणालवती ने कि ये बताओ कि जो राजसी जीवन है, अभिजात्य वर्ग का जीवन है, राजाओं का जो जीवन है, उसकी सबसे शानदार परिभाषा क्या है? कैसे किसी को कहा जाए कि उसने सबसे उत्तम राजसी जीवन जिया है?
तब बताता है, मुंज कहता है, एम जम्मु नग्गहु गिरी भड़सर खग्गु न भग्गु। एम जम्मु नग्गहु, कहा कि जिसने कि रत्नों से जटित नगर में शासन कर लिया हो। भणसर खग्गु न भग्गु, और जिसके सर पर भणसर टूट चुकी हो, खग्गु मतलब तलवार, जिसके सर पर तलवार, जिस राजा के सर पर तलवार टूट चुकी हो, जो राजा नगों और रत्नों से जड़े हुए नगर में शासन कर चुका हो। तीसरी बात, अगली बात की तिखा तुरीय न मारियाँ। तिखा तुरीय, तिखा का मतलब होता तेज चलने वाले, तुरी का मतलब घोड़ा, तुरंग, तेज चलने वाले घोड़े की जिसने सवारी कर ली। न माड़ियाँ गोरी गली न लगू, कह रहे हैं कि जो राजा रत्नों जटित शासन, मतलब रत्न जटित नगर में शासन न कर पाया हो, जिसके सर पर तलवार न टूटी हो, जो तेज घोड़ों का जिसने आरोहण न किया हो, तेज घोड़ों पर तीव्रगामी घोड़ों की सवारी जिसने न की हो, और गोरी गली न लगो, जो सुंदर सुंदर गोरियों के गले न लगा हो, वो व्यक्ति अपना राजसी जीवन कभी नहीं जी पाया। यानी सुंदर मतलब एक बेहतर राजसी जीवन जीने के यही मानक हैं, मानदंड है। मुंज इस तरीके की बात कहता है। भोली बुद्धिमा गब्बू करी पिक्क्यू पुड़गो पाए, कहते हैं कि मुंज एक बार रास्ते में भीख मांग रहा था, तो उसके भीख मांगने की उसने कभी, और शासक था जो उसमें एक अधिकार भावना थी, उसको देख करके एक स्त्री हंस दी। दो औरतें थी, आपस में बात करके हंसने लगीं। तो क्या कहता है मुंज उनसे कि भोली बुद्धिमा गब्बू करी पिक्क्यू पुड़गों पाए, कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी भोली बुद्धि है जिसमें तुम गर्व कर रही हो इतना, और पिक्क्यू पुड़गों पाए, और मुझे देख करके पिक्क्यू पुड़गू पाई, पाई का मतलब कि मतलब भोली बुद्धि, अपनी नादान बुद्धि में गब्बू करके, गर्व करके, पिक्क्यू का मतलब होता है कि संतोष देना, अपने को मना देना। पुड़गू पाए, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पैर पड़ करके, कि अपने मन में गर्व करके जो तुम अपने को संतोष दे रही हो, तो मैं तुम्हारे पैर पड़ करके कि ये समझा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, मुंज तुम्हें समझा रहा है। 1474 मुज्जहु गया है, कि जिस मुंज को देख करके तुम हंस रही हो, कभी उसके पास 1474 कि उसके पास कभी 14,7600 मतलब 14,000 से अधिक 74 का मतलब था कि हाथियों और घोड़ों का अस्तबल हुआ करता, मतलब समूह हुआ करता था। मुज्जहु गया ही, लेकिन आज मुंज के पास कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। कि जिस मुंज को तुम देख करके हंस रही हो, उस मुंज के पास कभी 14,000 से अधिक हाथी और घोड़े हुआ करते थे। तो अगर आज वो भीख मांग रहा है इस समय के चक्र में फंस करके, तो तुम तो अपनी स्थिति समझ ही लो। बिल्कुल ठीक बात है। ये जीवन में इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपकी स्थिति बेहतर है तो कभी भी आप किसी दूसरे का उपहास न उड़ाएं, क्योंकि इतिहास कब अपने को दोहरा दे, कब चीज़ें आपको सिखाने के लिए उस तरह से काम करने लग जाएं कि आपकी स्थिति बदल जाए, कहा नहीं जा सकता है। कबीर ने कहा है कि कबीरा गर्व न कीजिए और न हंसिए कोई, अजय नाम समुद्र का जाने का हो। कि कभी भी किसी पर गर्व मत कीजिए, क्योंकि इस महाकाल के अथाह समुद्र में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो खैर, तो ये तो तमाम बातें हो गई। अंतिम लाइन का भी अर्थ समझा दूं आपको। अंतिम लाइन है कि जामति पच्छई संपजई, कि जो बुद्धि पच्छई पीछे आती है, संपजई नाश करती है, सामति पहले होई, और जो बुद्धि पहले आती है वो क्या करती है, तरह तरह से आपका उपकार करती है, यानी तरह तरह से आपका विकास करती है। ठीक है, तो सारी बातें हो गई कंप्लीट। ठीक है,
चलिए भाई, लास्ट वाला एक बार फिर से समझा दीजिए, लास्ट वाला। ठीक है। जामति जो बुद्धि पच्छई पीछे मिलती है, संपजई वो नाश करती है, विघ्न करती है। सामति पहले, और जो बुद्धि पहले आती है वो सदैव उपकार करती है, कल्याण करती है। जो बुद्धि पहले मिल जाए, हमारे यहाँ कहावत है पिछली बुद्धि गवारों की, कि जो बुद्धि पीछे बाद में आई तो फिर उसका क्या अर्थ है। जो काम के पहले आ जाए तब तो बात है कुछ। तो चलिए भाई, ये तो बात हो गई मृत्युओं के बारे में। हमने जितने प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध जितने भी रचनाकार थे, सबके बारे में पढ़ लिया। अब हम एक हेडिंग लाएंगे अन्य। अन्य जैन कवि ऑब्लिक रचनाएं, यानी यहाँ पर केवल रचनाकार और कुछ एक दो बातें लिखने जैसी बात होगी। तो हम अब अन्यों के बारे में लिखना शुरू कर रहे हैं। सर मार्कर लिख दीजिएगा। अन्य जैन कवि ऑब्लिक रचनाएं, पहला नाम इसमें लिखिएगा। आप इसमें रचना के नाम से ही लिखिए। भारतेश्वर, बाहुबली, धीररास। भारतेश्वर, बाहुबली, धीररास, और समय लिख लीजिए 1162 ईस्वी, और रचनाकार लिखिए वज्रसेन सूरी, और लिख लीजिएगा कि हरिश्चंद्र वर्मा, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा इसे हिंदी का पहला ग्रंथ एवं वज्रसेन सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अन्य में हम पढ़ेंगे बस थोड़ी थोड़ी बातें, जो कुछ थोड़ी बहुत होंगी, ठीक है। और नीचे लिख लीजिए कि भारतेश्वर और बाहुबली नामक दो भाइयों की कथा। तो पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करना है। क्लियर है ना? दूसरी रचना का नाम कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध, समय 1241 संवत है ये। सोमप्रभ सूरी। उसी में लिख लीजिए कि राजा कुमारपाल की प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है। राजा कुमारपाल की प्रशंसा। ठीक है, नोट कर लिया है आपने? जी बताएं।
ठीक है, तो अब हम कुछ अन्य के नाम लिखेंगे। अब कुमारपाल प्रतिबोध के बारे में थोड़ी सी बात बता दें आपको। कुमारपाल प्रतिबोध दरअसल सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल के ही दरबारी कवि थे, और ये वैसे ही दरबारी कवि थे जैसे हेमचंद्र थे। हेमचंद तो हालांकि उनके जो चाचा थे सिद्धराज जयसिंह, उनके दरबार में थे। बाद में जब कुमारपाल को दरबार मिला तो कुमारपाल ने उनका यथावत सम्मान रखा जैसे कि उनके चाचा किया करते थे, और इसीलिए खुश होकर के हेमचंद ने उनके नाम पर भी कुमारपाल चरित्र लिखा। लेकिन जो सोमप्रभ सूरी थे वो उनके अपने दरबारी कवि थे, और इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज करता है इन दो रचनाओं में, इसीलिए आयोग इनको पूछता है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र का है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि इसमें पुरानी हिंदी के भी छंद हैं, अपभ्रंश के भी छंद हैं, बीच बीच में कहीं कहीं संस्कृत के भी छंद हैं। इसमें कथा के साथ साथ कुछ नैतिक बातें भी और कुछ नैतिक प्रकार की बातें भी बताने का प्रयास, कारण कि जैन कवि हैं तो जो उपदेशात्मकता है वो तो काव्य में कहीं न कहीं देखने को मिलेगी ही। अगला नाम, तीसरा ग्रंथ चंदन बाला रास। सभी महत्वपूर्ण हैं, जो इम्पोर्टेंट है रचनाएं। टीजीटी हिंदी के हिसाब से समय 1200 ईस्वी, और रचनाकार आसगु लिखेगा कि कुल 35 छंद, राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला, राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की अनेक कष्टों के बाद जैन धर्म में दीक्षित होने की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दीक्षित होने की कथा, इसमें लिख लीजिएगा अन्य पात्र। एक तो सतानिक है, एक का नाम, एक मिनट रुक जाएंगे आप। चलिए सतानिक ही है, यहाँ पर लिख लीजिएगा अन्य पात्र सतानिक, महावीर आदि। अन्य पात्र सतानिक, महावीर आदि। चौथी रचना का नाम लिखिए जीव दयारास। इसका भी समय लिख लीजिए 1200 ईस्वी। और रचनाकार का नाम लिखिए आसगु। लिखिएगा कि सैद्धांतिक ग्रंथ। पहले नोट कर लीजिए। थोड़ी सी बात चंदनबाला रास के बारे में बता दूं आपको। बताएं भाई, थोड़ी सी बात करें। नोट कर लिया है आपने? हाँ जी। देखिए, चंदनबाला रास एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, मतलब एक घटना पर आधारित ये ग्रंथ है, जिसको आसगु नाम के एक प्रमुख जैन कवि ने लिखा है 1200 ईस्वी में। 35 छंद हैं,
इसमें। और बात ये होती है कि कौशाम्बी के राजा, जिसका नाम सतानिक होता है, जो कि बड़ा आतताई होता है, वो चंपा नगरी पर आक्रमण कर देता है। चंपा नगरी राजा दधिवाहन की नगरी होती है। राजा दधिवाहन बड़े ही पुण्यात्मा शासक होते हैं, प्रजा का कल्याण चाहने वाले, किसी भी प्रकार का आतताई शासन नहीं है। और सतानिक है जिसमें कि राज्य लिप्सा भरी हुई है, वो तरह तरह से छल कपट करके राज्यों को जीता करता है। रात के समय वो युद्ध करता है, जब सो रहे होते हैं लोग, तब वो युद्ध करता है चंपा नगरी पर। और इसमें बड़ी दुखद बात ये होती है कि राजा दधिवाहन और उनकी पत्नी होती है, दोनों मारे जाते हैं इसमें। ये बात चंदनबाला को पता चलती है, चंदनबाला वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन ऐसे में सतानिक का जो सेनापति है वो उसे पकड़ लेता है, उसके हाथ वो लग जाती है। चंदनबाला बहुत सुंदर है। सेनापति के साथ साथ ये बात सतानिक भी जानता है। सेनापति ये बात जानता है कि अगर राजा के हाथ अगर ये लग गई तो फिर उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए आनंद फानन में वो एक सेठ को बेच देता है। सेठ उसको अपने घर पर रखकर तमाम प्रकार के, उसकी जो पत्नी है उसको तमाम प्रकार के कष्ट देती है, तमाम प्रकार के कष्टपूर्ण कार्य कराती है घर के। इसके बाद ये बात जब खुलते खुलते राजा को पता चल जाती है तो राजा उसको अपने यहाँ पर ले आने की बात सोचता है। ये बात जैसे उसकी रानी को पता चलती है, वो उसको उस सेठ के यहाँ से निकलवा करके दूर एक किसी अज्ञात से जगह पर कारागार में बंद करा देती है और वहाँ पर उसे तरह तरह के दुख दिया करती है। कहते हैं कि एक बार महावीर सतानिक को एक बार लगने लगा कि अब उसके पाप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसे प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। वो अपने राज्य में महावीर को बुलाता है। महावीर कहते हैं कि पहले तुम कैदियों को छोड़ो। जब कैदी छूटते हैं तो उसमें जो है चंदनबाला भी छोड़ दी जाती है। और चंदनबाला को जब पता चलता है कि महावीर आए हैं तो किसी तरीके से अपनी दारुण स्थिति लेकर के महावीर के पास पहुंचती है। बाद में बात खुलती है कि वो महावीर की मौसी की लड़की है। सतानिक को बहुत क्षोभ होता है। उसकी पत्नी तरह तरह से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगती है, लेकिन चंदनबाला का उदार हृदय दिखाया गया है, जैन प्रभाव का महत्व दिखाया गया है कि वो एक क्षण भी लगाए बिना उनको माफ़ कर देती है और फिर महावीर के साथ दीक्षा लेकर के चली जाती है। तो इस तरीके से दिखाया गया है कि तमाम कष्टों को भोगने के बाद अगर आप जैन धर्म के ऊपर अगर विश्वास रखते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। ये बात बताई गई है। मूल कथा, मूल बात यही है इसमें। जीव दया रास एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि जीवों को एक उत्तम जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को मानना चाहिए, किन किन बातों से संबंधित मतलब किन किन बातों को अमल में रखना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए जीवन में, क्या बातें नहीं करनी चाहिए। उचित अनुचित तमाम प्रकार की बातों को सैद्धांतिक ढंग से समझाने का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है, जो जीव दया रास नाम से आपने नोट कर लिया। अब अगला नाम हम लिखेंगे यहाँ पर, स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास। समय लिखेंगे 1209 ईस्वी। 1209 ईस्वी। रचनाकार जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी। और लिखिएगा कि वेश्यागमन के पश्चात, वेश्यागमन के पश्चात जैन धर्म के प्रभाव से
उससे मुक्त होने की कथा। मुक्त होने की कथा। अगला नाम नेमिनाथ रास। समय लिख लीजिए 1213 ईस्वी। रचनाकार सुमति गणी। जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन। नेमिनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन। ठीक है, देखिए स्थूलिभद्र रास के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। स्थूलिभद्र रास दरअसल स्थूलिभद्र नाम के ही व्यक्ति की, जो कि पहले जैन साधु हुए, और जैन साधु होते ही उनके मन में एक गर्व पैदा हो गया कि अब तो उनके ऊपर सांसारिक माया जो है वो कोई असर डाल ही नहीं सकती। तो ये एक ऐसी कथा है जो कि जैन होने के बाद एक साधु का विचलन किस तरीके से होता है, और उनमें अहंकार आ गया कि अब तो जैन हो गए हैं, जैन श्रावक बन चुके हैं, उनके ऊपर सांसारिक माया, सांसारिक भोग विलास इत्यादि चीज़ों का कोई असर पड़ने वाला है नहीं। और इस चीज़ को चेक करने के लिए, जांचने के लिए वो तय करते हैं कि वो एक वेश्या के पास जाएंगे और उसके पास रहेंगे और अपने को ऐसा साधेंगे कि वेश्या के तमाम प्रकार की चेष्टाओं का, वेश्या के तमाम प्रकार के क्रियाकलापों का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिन भर उसी वेश्या के घर में रहेंगे वो, और उनके साथ उनका एक शिष्य दोनों जाते हैं। उनका शिष्य कुछ दिन बाद भाग खड़ा होता है वहाँ से, कहता भाई हमारे बस का तो नहीं है यहाँ पे रह पाना और जैन धर्म के मूल्यों को भी साध पाना, और ये टिके रहने का दंभ करते हैं। कुंठाएं अहंकारी तो बनाती बनाती हैं, अंधा भी बना देती हैं, ऐसा होता है। तो वही हो गया था। इनको लगने लगा धीरे धीरे ये कब उस वेश्या के वशीभूत हो गए पता ही नहीं चला। अब वेश्या भी अपने को बड़ा पापिनी सी महसूस करे कि आदमी जाके नहीं दे रहा है यहाँ से, करें क्या। ऐसे में धीरे धीरे स्थूलिभद्र का दिन ब दिन पतन होने लगा। बहुत बड़ी मतलब अब कोई गुंजाइश ही खत्म हो चुकी कि अब वो जैन मत या जैन साधु बने भी रह सकते हैं। कहते हैं उनकी ये दुर्दशा देख करके उनके उस शिष्य को बहुत आहत हुआ वो, और उसके पास वो गया, उसके गुरु के पास जो स्थूलिभद्र के गुरु थे, जिन्होंने स्थूलिभद्र को जो है जैन धर्म की दीक्षा दी थी। फिर स्थूलिभद्र के गुरु आते हैं, वो स्थूलिभद्र को उससे मुक्ति दिलाते हैं, उस वेश्या को भी मुक्ति दिलाते हैं। दोनों को जैन धर्म की महत्व बताते हैं कि भोग के बाद ही जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनका महत्व पता चल पाता है। आप जिस स्थिति पर आ चुके हैं, अब आप वास्तविक तौर पर जैन श्रावक या जैन साधु हो पाएंगे। तो ये एक ऐसी कथा है जिसमें कि पहले एक व्यक्ति संत बन चुका है, फिर उसके बाद उसका पतन होता है, फिर उसके बाद उसमें जो संत स्वभाव है उसका उदय होता है। तो ये कथा इस चीज़ की से संबंधित है। नेमिनाथ रास जैन तीर्थंकरों में बहुत बड़ा नाम नेमिनाथ जी का है, तो उन्हीं के जीवन चरित्र पर ही आधारित है। ठीक है, अब हम अगला नाम इसमें लिखेंगे।
ये वो रचनाएं हैं जो परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं आपसे। सॉरी, जीव दया क्या है? ये अभी आपने जो हमको लिखा ये जीव दया तो क्या बताया था मेरे मन से। हाँ, जीव दयारास एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जिसमें जीव के लिए बताया गया है कि उसको अपने जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन बातों को, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही सब बातें सैद्धांतिक ढंग से समझाई गई हैं। रेवंत गिरिरास, समय लिखिएगा इस रचना का 1231 ईस्वी। रचनाकार का नाम लिखिए विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी लिख लीजिएगा कि जैन तीर्थ रेवंतगिरी गिर का रमणीय वर्णन। जैन तीर्थ रेवंतगिरी का मतलब भाई जाहिर सी बात है कि हर एक धर्म के अपने प्रमुख तीर्थ स्थान होंगे, धार्मिक स्थल होंगे। जैसे हिंदू धर्म के लोग तमाम शिव मंदिरों में जाते हैं, देवी मंदिरों में जाते हैं, तो ऐसे भाई जैनों के भी हैं अपने, वो भी वहाँ पर जाते हैं। रेवंतगिरी बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। कारण ये है यहाँ पर नेमिनाथ की एक बड़ी प्रतिमा लगी है और वहाँ पर लगभग जितने भी बड़े जैन तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, उनके जीवन से रिलेटेड तमाम शिक्षाएं उल्लिखित हैं और उनको बताने वाले जैन साधु वगैरह भी हैं। तो रेवंतगिरी का एक बड़ा ही सुंदर वर्णन, रमणीय वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो लगभग जितने प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो समाप्त हो गए। अब एक दो कुछ ऐसे ग्रंथों के नाम बस अब आप लिख लें नीचे, केवल ग्रंथ और उनके रचनाकार, क्योंकि समय वगैरह उपलब्ध नहीं है, और ये पाठ फिर आप समाप्त करें। चलिए, इसमें अगला नाम लिखें आप, कच्छुली रास। समय 1306 और रचनाकार प्रज्ञा तिलक। इसी में अगला नाम लिखिए, नेमिनाथ चौपई, चौपई, नेमिनाथ चौपई। और इसके रचनाकार का नाम लिख लीजिए, विनय चंद सूरी। विनय चंद सूरी। इसी में अगला नाम लिखिए, जसहर चरिये। और रचनाकार का नाम लिखिए, हरिभद्र जसहर चरिये, हरिभद्र सूरी। इसी में अगला लिखिए, अगली रचना का नाम गौतम स्वामी रास। इसके रचनाकार का नाम लिख लीजिए, उदयवंत। अगला लिखिए, नेमिनाथ फागू। समय 1348 और रचनाकार का नाम राजशेखर सूरी। और
और इस तरीके से आपका पूरा जो जैन साहित्य है वो समाप्त हो जाता है। एक रचना और लिख लीजिए, स्थूलिभद्र फागु। एक और रचना लिख लीजिएगा, स्थूलिभद्र फागु। इसका समय है नहीं, रचनाकार जिन पद्म सूरी, जिन पद्म सूरी। थोड़ा सा पानी पिलाइए। क्या ये नोट कर लिया है आपने? चलिए, तो जितनी भी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख का मतलब ये है कि जितनी रचनाएं अन्य रूप में आ सकती हैं जो परीक्षा के लिए, और जितना आपके साहित्य इतिहास में दिया हुआ है सब आपने नोट कर लिया। जितनी बातें थी सब आपको नोट करवा दी गई है। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। रासो काव्य धारा। कोई प्रश्न है यहाँ तक जो आपके न समझ में आया हो, कोई बात जो आप पूछना चाहते हो? तो फिर अगला पार्ट शुरू करें। जी, बोलें, बताइए। नेमिनाथ फागु का जो समय है 1348 ईस्वी में है। हाँ, ईस्वी है, ईस्वी। जब न लिखा रहे तो जानिएगा ईस्वी ही है। संवत कभी नहीं छूटेगा, संवत जरूर लिख दिया जाता है, ईस्वी कई बार नहीं लिखी जाती। तो चलें भाई, फिर शुरू किया जाए रासो काव्य धारा को। जी, जी सर, शुरू कीजिए। एक मिनट रुकिए, बस पानी पी लें। चलिए, हेला ये रासो काव्य धारा। देखिए, रासो काव्य धारा। देखिए, एक बार पहले आपको समझा दूं, हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं और आदिकाल में भी, आदिकाल को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण को पढ़ते हैं। फिर हम आदिकाल की पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि आदिकाल की पृष्ठभूमि कैसी है। फिर हम आदिकाल के साहित्य को पढ़ते हैं। सबसे मूल चीज़ यही है आदिकाल का साहित्य। और जब आदिकाल का साहित्य पढ़ा जाता है तो इसके अंतर्गत कुल 3 साहित्य आते हैं। सबसे पहला, आदिकाल में धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये 3 है। हमने सिद्ध साहित्य भी पढ़ लिया, नाथ साहित्य भी, जैन साहित्य भी। अब आप ध्यान रखें कि अब आपका जो पहला टेस्ट है
वो जैन साहित्य तक। अब यहीं से आपका टेस्ट जो है लगभग हर एक दूसरी क्लास में होना शुरू हो जाएगा, हर एक दूसरी क्लास में। अब आप अच्छे से जैन साहित्य तक के, आपने कहा है कि सबसे पहले आप MCQ देना पसंद करेंगे, यही तो जी? सबसे पहले आप MCQ देना पसंद करेंगे। देखिए हर एक पार्ट से 2 टेस्ट होते हैं आपके, उसमें टेस्ट आदिकाल से। देखिए पहले धार्मिक साहित्य है, फिर वीरतापरक साहित्य पढ़ना होता है आपको, वीरतापरक साहित्य, और तीसरा लौकिक साहित्य। इन दोनों पार्ट का टेस्ट एक साथ होता है, और इसका टेस्ट शुरू से जहाँ पर जिसमें कि अपभ्रंश का भी साहित्य आ जाता है जो आपको पढ़ाया गया है, वहाँ से लेकर के ये जैन साहित्य तक, ये यहाँ तक 2 टेस्ट होंगे, और यहाँ तक फिर आपके मतलब टेस्ट 1 और 2 होगा यहाँ पर, और टेस्ट 3 और 4 होंगे इसमें आपके। इसमें काल विभाजन, नामकरण वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो जो पहला टेस्ट आप टेस्ट 2 होंगे, तो जो टेस्ट 1 है ये MCQ है, और जो टेस्ट 2 है बता दे रहा हूँ ताकि आप तैयार रहें, आपको समय पर भेज दिया जाएगा टेस्ट पेपर, और उसमें आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, अन्यथा आपसे पूछा जाएगा क्लास में कि भाई आप क्यों उपस्थित नहीं रहे उस टेस्ट में। और दूसरा है MBQ। MCQ आप सभी लोग परिचित हैं कि एक प्रश्न दे दिया जाता है, उसके 4 विकल्प होते हैं। MBQ हमारा पैटर्न है, ये हम एक्स्ट्रा अपने बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें किसी भी पार्ट जहाँ तक आपको बता दिया जाता है वहाँ से 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक इस तरीके का एक टेस्ट पेपर होगा। इस टेस्ट पेपर में समझ लें आप ध्यान से, इसके 2 हिस्से होंगे, इधर रचनाकार और इधर पंक्ति और रचनाकार। इस तरीके से लिखा हुआ होगा। एक चीज़ दी हुई होगी यहाँ पर, और दूसरी चीज़ गायब होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पौंचर्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो कार वाला पार्ट होगा वहाँ पर वो नाम गायब होगा। वो आपको पढ़ना, मतलब वो आपको लिखना होगा कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको राइटर का नाम दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया विजय सेन सूरी, तो यहाँ पर इसके आगे का ये पार्ट क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक ही पेज का टेस्ट होता है, और इसमें लगभग उस पार्ट से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो सब एक साथ पूछ लिए जाते हैं। MCQ में रचनाकार आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, आप जब इस तरीके का MBQ वाला जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, यही बात यहाँ पर होती है कि पंक्ति दे दी गई होती है, दे दी जाएगी कि पंडी सहल सत्य बखाणे देहई बुद्धि बसंत न जाने, इस तरीके से एक पंक्ति दे दी जाएगी, और इधर रचनाकार की जगह ब्लैंक कर दिया जाएगा कि पंक्ति किसकी है बताइए। अब आप कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ये केवल MBQ का मतलब है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब मेमोरी बेस्ड आंसर आपको इसका देना होता है कि आपने अच्छे से पढ़ा है, याद किया है कि नहीं किया है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, ये ऐसा पेज है कि अगर एक पेज को अगर आप तैयार अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से लेकर के आधुनिक काल तक, ये मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 90 से 95% इस बात का मैं दावा कर दूंगा, 95% तक कि सभी रचनाकार और काव्य पंक्तियाँ ज़्यादातर वो आपके इसी 1 सीट, मतलब जो एक सिंगल सीट दूंगा आपको टेस्ट के रूप में, उसी से आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस टेस्ट को बड़े ही ईमानदारी के साथ अच्छे से तैयार करके, इसको तो आप तैयार करके देंगे तो आपकी परीक्षा के पैटर्न का है, तो इसके लिए तो आप पूरे सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ी अपनी एक विशेष तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप ये पैटर्न समझ गए कि नहीं समझ पाए MBQ वाला? हाँ
हाँ जी सर, आ गया समझ यहाँ गया। पर। सिर्फ आपको सर पंक्तियाँ पंक्तियाँ तो सारी आप देंगे, सिर्फ हमें रचनाकारी बताना होगा ना, सेकंड हाँ कॉलम में या हाँ पंक्तियाँ हाँ मिलन हाँ करनी हाँ है। हाँ, नहीं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी दिक्कत। पंक्तियों वाले में पंक्तियाँ मैं देता हूँ, रचनाकार का ही नाम गायब रहता है, ठीक है, क्योंकि पंक्तियाँ तो एक तो होती नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए पंक्ति दे करके रचनाकार का नाम। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि इधर उधर दोनों गायब होता है कभी कभी, जिसके पास एक ही रचना है तो उसमें रचनाकार का नाम दे दिया, रचना का नाम गायब कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना होता है मैं बता दूं इसके लिए, इस टेस्ट के लिए, कि आपको क्या करना होता है। आपको ऐसा ही एक पेज, अब आप अपनी एक टेस्ट की कॉपी बना लीजिएगा, उसमें टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऐसे ही लिखते चलिएगा पूरा। तो ये जो टेस्ट होगा, जो भी मान लीजिए दूसरा टेस्ट है, तो आप उस पर टेस्ट 2 लिख दीजिए, और ऐसी ही एक कॉपी ले लीजिए एक पेज पर, ऐसे ही इसी तरीके से आप भी 2 भागों में बांट दीजिए। इधर इसके आगे नंबरिंग होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो कुछ नहीं करना है। पहला का आंसर क्या है, पहला में क्या गायब था, तो इधर रचनाकार का नाम गायब था, तो पहले में बस केवल आपने स्वयंभू लिख दिया। दूसरा राइटर दिया हुआ है, रचना का नाम गायब है, तो आपने रेवंत गिरिराज लिख दिया। समझ रहे हैं ना आप किस तरीके से करना है। और इधर फिर मान लीजिए इधर कि ये 26 नंबर पे आ रहा है, तो 26 नंबर पे पंक्ति का नाम है, उधर रचनाकार पंक्ति दिया हुआ है, सराहपा की है तो सराहपा लिख देना है। केवल एक चीज़ लिखनी है बस इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक काफ़ी बेहतर तरीका है ये, मतलब ये मैं आज से नहीं 7-8 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसी पैटर्न पर चल कर के बहुत सारे बच्चों ने रैंक में रिज़ल्ट दिए। तो क्योंकि अगर मैं MCQ में पूछूंगा तो मैं कुछ पूछ पाऊंगा, सभी नहीं पूछ पाऊंगा। तो MCQ में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं परीक्षा के हिसाब से, सारी चीज़ें जितनी बातें होती हैं वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। और MBQ में जितने प्रसिद्ध रचनाकार और पंक्तियों वाला पार्ट है, जिसके ऊपर अलग से अगर प्रश्न बनाया जाए तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, ऐसे में उनको एक जगह पर रख कर के आपसे पूछ लिया जाता है। तो समझ गए हैं आप दोनों पैटर्न को, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, आगे समझ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक समय मतलब टाइम आपको दिया जाएगा, किस टाइम आपका टेस्ट होगा, आप तैयार रहेंगे, आप उसी टाइम आपके पास टेस्ट पेपर की PDF पहुंच जाएगी। आप उसको बैठ करके अच्छे से जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पीरियड में आप सॉल्व करके, जैसे मान लीजिए MCQ वाला है तो MCQ वाला ऐसे ही टेस्ट 1 का एक अपनी कॉपी लीजिए, टेस्ट 1 के लिए आप एक पेज लीजिए, एक टेस्ट के लिए एक पेज इनफ है, ले लीजिए, और उसमें जो भी मान लीजिए कि 35 या 40 जो भी प्रश्न हैं जितने हैं, तो उतने को पहले का A है, दूसरे का B है, इस तरीके से आप उसको करके 45-50 जो जितने भी प्रश्न होंगे आप वहाँ पर उनका उत्तर दे करके टाइम के 5 मिनट आपको आपकी कॉपी सबमिट करने के लिए दिया जाता है। कॉपी पर कभी भी जब भी टेस्ट दें तो ऊपर अपना नाम ज़रूर लिखें, बिना नाम की कॉपी फिर एक्सेप्ट कैसे होगी, तो ऊपर अपना नाम बिल्कुल मेंशन करें और पूरा नाम मेंशन करें। आपके नाम के 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, तो पूरा नाम अपना मेंशन करें आप, ठीक है। तो अपना नाम और उसके साथ इस तरीके से टेस्ट दे करके फिर उसका एक क्लियर पिक खींच करके, क्लियर जो है फ़ोटो उसकी खींच करके, जिस जो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा आपके टेस्ट के लिए, उसी व्हाट्सअप ग्रुप में आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। उस टेस्ट कॉपी को मतलब उस पेज को आप वहीं पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको बताएं, इसके बाद हमारे यहाँ से टेस्ट चेकर लिस्ट जारी होती है। टेस्ट चेकर लिस्ट का मतलब कि कौन किसकी कॉपी चेक करेगा ग्रुप से। तो ध्यान रखें कि आपको एक तो टेस्ट देना है और एक सीट किसी की चेक करनी है, केवल एक सीट। इसके पीछे वो काम हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इसलिए करवाता हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा ये लग जाए कि आपने जो प्रश्न गलत किया है उसका सही उत्तर क्या होगा। जब आप चेक करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत जल्दी बैठ जाती है। ये बात हमने देखा है कि जो रचना आपने गलत कर दी, जब आप किसी दूसरे की चेक करेंगे तब आपको इसका हम जो MCQ होता है उसकी तो आंसर की हम दे देते हैं, MBQ की नहीं देते, क्योंकि वो तो सब कुछ आपको पढ़ा ही दिया है, आपकी कॉपी में है वो सब कुछ। हाँ, मान लीजिए कोई नहीं मिलता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लें कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो हाँ, MCQ का आपको आंसर की तुरंत आपके ग्रुप में भेज दी जाती है। तो आपको क्या काम करना होता है कि आपको एक जो है टेस्ट का ग्रुप आज बना दिया जाएगा।
अच्छा हाँ, आज सर कह रहे हैं कि आज ही आपका टेस्ट ग्रुप बना दिया जाएगा और मैं आज ही डेट भी अनाउंस कर दे रहा हूँ आपके टेस्ट की कि अगला टेस्ट आपका कब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, चेक करके कितने में कितना, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मान लीजिए अगर इसमें कुल 72 दे दिए गए आपको टोटल 1 से लेकर के, तो ये कुल 72 मार्क्स का है। और किसी विद्यार्थी ने अगर 40 सही कर दिए तो उसके टोटल मार्क्स हैं 40/72। आप कल को अध्यापक बनेंगे, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। आप पढ़ाएंगे भी तो चेक भी करना पड़ेगा आपको, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो 40/72 आप उसके मार्क्स दे देंगे। और ये मार्क्स आप कैसे देंगे, अपने ग्रुप में कि नाम लिख करके कि नेम क्या है, जो भी जिनका नाम है, ठीक है, और मार्क्स कितना है, और टेस्ट नंबर मतलब किस टेस्ट का मार्क्स है, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें टेस्ट नंबर। तीसरे टेस्ट में कितना मार्क्स, 40/72, नेम XYZ, यही करके आप ग्रुप पे डाल देंगे, बस बात ख़त्म। हम यहाँ पर उसको अपने पूरे, आपकी पूरी एक फ़ाइल होती है, उसमें हर एक टेस्ट का मार्क्स आपके नोट कर दिया जाता है और उसको मैं फिर हर एक टेस्ट के मार्क्स आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ज़रूरी है इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि इससे आपके जो पढ़ने की जो गति है वो लगातार बनी रहेगी, रुचि बनी रहेगी आपकी, आपके भीतर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहता है। ठीक है, तो ये बात है, ये बताना ज़रूरी था। तो समझ में आ गई ना सारी बातें, क्या करना है, कैसे करना है। जी सर। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर टेस्ट की डेट बता दें। हाँ, टेस्ट की डेट बता दीजिए आप कितने दिन में तैयार कर ले। अच्छा, MCQ देंगे पहले आप? जी सर, MCQ पहले। सबसे पहले आप MCQ देंगे। ठीक है, तो भाई पहला टेस्ट आपका आदिकाल के MCQ का होगा। और MCQ का जो पहला टेस्ट होगा आपका 2 दिन में आप तैयार कर लेंगे अच्छे से जी सर। सभी लोग। तो आज है 20 तारीख, मैं 21, 22 2 दिन दे करके 23 को टेस्ट ले लिया जाए आपका। तो 23 जुलाई पहला टेस्ट आपका MCQ का 23 जुलाई। और साथ में जो दूसरा टेस्ट है वो भी आप डेट नोट कर लीजिए, दूसरा MBQ 25 जुलाई। और कहाँ तक, जहाँ तक आज आप पढ़ लिए हैं अंतिम राजशेखर सूर्य, कहाँ से, जहाँ से शुरू किया है आपने आदिकाल, वहाँ से लेकर के आज तक का अंतिम तक का MCQ होगा और अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। फिर दूसरा MBQ होगा जिसमें रचना रचनाकार और पंक्तियाँ, वो भी जैन साहित्य तक की ही। ठीक है, तो सर इसको ध्यान में रखिए, ये टेस्ट की 2 डेट। नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। टाइमिंग सर आपको भेज देंगे। टाइमिंग आप एक बार अगर बता दें कि किस टाइम आपके लिए बेहतर होगा, क्या 7:30 बजे के बाद या 7:45 बजे से आपको आपका टेस्ट ले लिया जाए, या 8 बजे से? सर जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्लास भी होगी, बस ये बता दीजिए। देखिए, अब एक बात तो बता दें आपको पहले कि ये जो एक क्लासेस अभी छोड़ के जो चल रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि अब आप में बच्चों को लेकर के तो बातें नहीं हैं, वो तो लगातार अब चलता रहेगा और बच्चे आते रहेंगे, नहीं भी आएंगे तो जहाँ तक हमने लिया है, फिर अब जो दायित्व है वो तो दायित्व है, उसकी बात अलग है। लेकिन मूल बात ये है कि थोड़ा सा ये UP का एग्ज़ाम आ गया है, तो उन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा समय देने के लिए मैंने, चूँकि उनका एग्ज़ाम पास आ गया है, कुछ यूनिट्स उनको पढ़ानी रह गई हैं, तो उनसे मतलब उनको समय देने के लिए एक दिन का गैप आपको अभी मैं दे रहा था। संभवतः हो सकता है कि जुलाई तक ये चले ऐसा ही, क्योंकि उनकी कुछ यूनिट्स हैं जो 4 से 7 में, मैं चाह रहा था कि 3 घंटे का समय मिल जाएगा तो कंप्लीट हो जाएंगी उनकी यूनिट्स। तो इसीलिए संभवतः इन दिनों में, मतलब जुलाई के लास्ट तक आपकी क्लास अल्टरनेटिव डे में चलेगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही अगस्त का, मतलब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी वो यूनिट समाप्त हो जाए और वो फिर टाइम फिर आपके लिए पर डे का हो जाए। तो
तो पर डे ही आपकी क्लास पर डे ही चलेगी। आप ये मान के चलिए कि आपकी क्लास अंत तक अल्टरनेटिव डे में नहीं चलने वाली। जो भी 8-10 दिन का इधर जो समय है अल्टरनेटिव डे में चल रही है वो चल रही है। और टाइमिंग भी बढ़ सकती है। बढ़ने का मतलब जैसे 2 घंटे है तो 2.5 घंटे, बस ये नहीं कि 5 घंटे हो जाएगी। 2 घंटे है तो 2.5 घंटे हो सकती है, ये बात हो सकती है। ठीक है, तो चूँकि सिलेबस आपका बड़ा है, छोटा सिलेबस नहीं है, बार बार कहता हूँ, और अच्छे से पढ़ाने में समय चाहिए होता है। तो अभी तक तो हाल फिलहाल में ये प्रयास किया जाएगा कि ये अल्टरनेटिव डे में ही हो जाए। आज 20 है, 21, 22, 23 को आपकी क्लास नहीं होगी ना, तो फिर ठीक है, 23 को आपकी क्लास नहीं होगी और 23 को ही ले लिया जाएगा। तो 23 को आपकी क्लास के ही टाइम पर ले लिया जाए, क्या दिक्कत है? वही ज़्यादा बेटर है, वो बेटर है, वही ज़्यादा बेटर है। तो 5:30 बजे ले लिया जाए, 5:30 बजे या 6 बजे? 5:30 बजे ठीक है, 5:30 बजे ठीक है। तो आप 5:30 बजे आप तैयार रहेंगे। कितने टाइम का पेपर होगा वो तो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा, लेकिन 5:30 बजे आप, सर ध्यान रखिएगा, 5:30 बजे ठीक है। 23 जुलाई 25 जुलाई 5:30 बजे आपके पास टेस्ट पेपर पहुंच जाएगा। और एक फ्रेश कॉपी बना लीजिएगा, मेरा सुझाव है आपको, फ्रेश कॉपी जिसमें कि आप अच्छे से ताकि टेस्ट पेपर भी आपके पास सेफ रहे और बाद में कभी आप उसका उत्तर वगैरह देखना चाहें, सारी चीज़ें करना चाहें तो आपके पास रहे। ठीक है, तो और लास्ट में बिल्कुल अच्छा एक क्लियर पिक, ऐसा ना हो कि एकदम बहुत जल्दबाजी में धुंधला आप खींच करके भेज दें, अगला कोई चेक ही ना कर पाए, ऐसा ना हो, क्लियर रहे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से दिखें। और थोड़ी सी हिंदी के विद्यार्थी हैं तो राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ये आपसे मैं आशा रख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि काटा पीटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इधर उधर, ठीक है, साफ़ रहे कॉपी ताकि अगले किसी को भी चेक करने में आसानी हो। आप अध्यापक हैं कल के, अगर आप ही कॉपी साफ़ नहीं रखेंगे, चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से नहीं अगर आप लिखेंगे तो कौन लिखेगा फिर। तो चलिए मिलते हैं, रासो काव्य धारा आपको अगली क्लास में ही पढ़ाता हूँ। और इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, डिंगल और पिंगल किसे कहते हैं, इसके अलावा रासो काव्य के प्रमुख कवि और रचनाएं, जिसमें हम खुमार रासो से शुरू करेंगे और सबसे अंत में परमाल रासो तक चले जाएंगे। जयचंद प्रकाश, जयमेंग जसचंद्रिका आदि भी रचनाएं इसी में कंप्लीट करा दी जाएंगी। और इसके बाद फिर लौकिक काव्य धारा, फिर आपका पाठ समाप्त हो जाएगा आदिकाल का। तो मिलते हैं आपसे परसों की क्लास में। धन्यवाद सर।